शीट के जो नीचे जो नोट्स टू अकाउंट आता है, मैंने क्वेश्चन जो दिया था बेटा पहले वो सुन लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 56, मैंने होमवर्क में दिया था बच्चों को। जो क्वेश्चन नंबर 56 आपकी बुक में था, उसका बैलेंस शीट तो यहां बना हुआ है और इसका नोट्स टू अकाउंट यहां बना हुआ है बेटा। ये वाला जो बैलेंस शीट के नीचे इसका नोट्स टू अकाउंट होता है, ये क्वेश्चन है पूरा, अभी सॉल्यूशन नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे 2 पेज का 56 क्वेश्चन पे, सॉरी 56 क्वेश्चन का पहला पेज तो ये है और उसका सेकंड पेज ये है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पे। बोला हाँ सर हमने किया था, वो देखा था। तो अभी आप क्या करवाएंगे सर? अभी हम जो करवाने वाले हैं बेटा वो इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। हो सकता है अभी पूरा भी हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अगर आप घर पे जाके इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, मैं ऑपरेटिंग पूरी करवा दूंगा। जैसे मान लीजिए अब हो सकता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जल्दी हो भी जाए, क्लास खत्म भी हो जाए, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोग घर पे भी जाके कर सकते हैं इसको। आज तो किसी भी हालत में इसको करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, और प्रैक्टिस नहीं हुई है इसका मतलब आपको कैश फ्लो नहीं आता है। बिना प्रैक्टिस के कैश फ्लो नहीं कर सकते। एग्जाम में वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है बेटा, एग्जाम में वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा वो भी आपको पता ही है, आपको लिखना पड़ेगा। तो सर ये तो हो गया हमारा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा, ऊपर लिख रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसका भी है वो अपन नाम लिख सकते हैं बेटा कि भाई ये किसका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो आप नाम लिख सकते हैं। दिखाई तो दे रहा है बेटा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। और कोई दिक्कत आए तो बोलना माइक ऑन करके। दिखाई दे रहा है सभी को? यस। कहां से शुरू होता था वो मैं बताता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इससे छोटा मिलेगा, इससे बड़ा नहीं मिलेगा, इतनी मेरी श्योरिटी है। ये क्वेश्चन मैंने बड़ा से बड़ा क्वेश्चन लिया है अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो आपको मैक्सिमम इतने पॉइंट मिल सकते हैं। इससे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर तो कम ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम क्यों इतना कम अज्यूम करके चले। हम अगर हार्ड की पढ़ाई करके चलेंगे, हम अगर डिफिकल्ट चीज को सीख लेंगे, तो इजी चीज आपको वहां पर आराम से हो जाएगी। अदरवाइज आप केवल इजी इजी पढ़ के जाएंगे, बोले बच्चे बोले कोरोना है ऐसा है इस हिसाब से पेपर थोड़ा इजी बनेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो एमसीक्यू क्वेश्चन में भी उन्होंने बताया था और आगे भी बता सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर इसको शुरुआत करने की। तो शुरुआत कहां से होती है? देखो मैंने आपको बताया था, मैं सीधा इसी के अंदर आ रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया था यहां पर लिखना पड़ता है रोमन में 1, जिसको अपन क्या लिखते हैं बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अरे लिखते थे क्या? के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा, वो लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अरे ये सबको पता होना चाहिए बेटा, ये पॉइंट अपन लिखते थे। कैश फ्लो की स्टार्टिंग यहां से होती है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि सबसे पहले आता है सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद में आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है बेटा, उसके अंदर सबसे पहला जो हेडिंग जो रहता है यहाँ पे, जो हम शुरुआत करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वो कहां से करते हैं? तो वो हम करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपके एग्जाम के हिसाब से मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि इसके आंसर हम पहले ही निकाल सकते हैं। कि इसका आंसर कितना आएगा वो मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ। आंसर देखो कितना आता है बेटा, वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि आंसर इतना आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन इतना आएगा। मैंने बताया था बेटा आपको कि आपको रिजर्व एंड सरप्लस में जाना है, ये वाला। बोले हाँ सर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस जो है, इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या ध्यान रखना है सर हमें? रिजर्व एंड सरप्लस में ध्यान रखना है कि कोई नोट्स अकाउंट नंबर है क्या? बोले है सर। तो इसका मतलब इसका नोट्स अकाउंट चेक करना है। सर नोट्स अकाउंट तो इसमें दिए हुए भी नहीं है। अरे बेटा नेक्स्ट पेज पे दिए हुए मिलेगी, देखो ये नोट्स अकाउंट है। अब इस नोट्स अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस का ये नोट्स अकाउंट, बोले यस सर। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ना तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से मतलब है, ना जनरल रिजर्व से मतलब है। हमें मतलब जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका बिगिनिंग का जो बैलेंस है बेटा, वो माइनस में 1,40,000 है। माइनस का मतलब लॉस था, पहले का बैलेंस था जो लॉस था, और बाद में हो गया है प्लस का 1,50,000। क्या कोई बच्चा मेरे को बोल के बता सकता है क्या कि सर इसका जो
प्रॉफिट का जो बैलेंस है इस साल जो प्रॉफिट लिखूं मैं यहाँ पर जो लिखना चाहिए मेरे को वो कितना लिखना चाहिए, कोई बच्चा बोल के बता सकते हैं क्या? या मैं वापस से फिगर निकाल के बता रहा हूँ, ये वाला 2,90,000 सर। कितना आएगा बेटा? 2,90,000। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। 2,90,000 का प्रॉफिट लिखूं या लॉस लिखूं? जिसको पता नहीं चला वो एक बार वापस देख लेना कैसा आया। जिस बच्चे ने बताया बहुत अच्छा बताया है। ये 2,90,000 कैसे बताया वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले था बेटा 1,40,000, वो भी माइनस का। बोले यस सर। और उसके बाद में ये 2020 में था, 21 में क्या हुआ? 1,50,000 का क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट हो रहा है। देखो सबसे पहले इस लॉस को कवर करने के लिए आपने 140 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। जब तक आपको 140 का प्रॉफिट हुआ होगा तब आपका बैलेंस जीरो हुआ होगा। बोले बिल्कुल सर, मतलब ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ये जीरो पाया होगा। फिर आपने 150 और अर्न किया होगा। बोले हाँ सर, तो 150 और अर्न किया होगा, तो जीरो से 150 और अर्न किया तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा होगा? तो बैलेंस बचा होगा 150। तो बेटा आपने ड्यूरिंग द ईयर टोटल आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? तो सर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हमने जो अर्न किया है वो 2,90,000 अर्न किया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। बोले हाँ सर। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। लिखो क्या 290? अगर यहां लिख लिया बेटा तो ये बताइए मेरे को। अरे यहां लिखता हूं तो मैं क्या सही है कि गलत है? रॉन्ग है बेटा, क्योंकि यहां नोट्स आता है। बिल्कुल सर। रॉन्ग है सर। बेटा इसका वर्किंग नोट हम बना देंगे। मैं आपको एक बार आंसर बताया था, सॉरी एक बार पहले मैं आंसर थोड़ा रह गया है। आंसर का देखो आप, सबसे पहले आप बैलेंस शीट में जाइए बेटा, और बैलेंस शीट में जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को चेक कर दीजिए। बैलेंस शीट में जाके कहां पर चेक कर दीजिए आप? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है? 25,000 है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग ऑफ द ईयर कितना है? तो 1,30,000 है। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो भी आप देखते रहना, अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग कितना बेटा? 25,000। एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग कितना? 130। बताइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ है सर। क्या इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज हुआ है। सर इंक्रीज कितने से हुआ है? तो कोई बच्चा बता सकता है इंक्रीज कितने से हुआ? जहां तक मेरे को लगता है इंक्रीज हुआ होगा 1,05,000 से। 1,05,000 इंक्रीज मतलब प्लस में आंसर आना चाहिए। अगर 1,05,000 इंक्रीज का अगर आंसर आ जाता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन राइट है बेटा। आंसर कितना आएगा? 1,05,000। मैंने आपको अभी बता दिया। मैं लिख भी लेता हूँ 1,05,000। ये तब लिख काम आएगा बेटा जब अपन लास्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। मतलब ठीक है सर। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेक्स्ट आइटम कैसे निकालते हैं? वर्किंग नोट से निकालते हैं। हाँ सर, इसका वर्किंग नोट में बना के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने सबसे पहले लिखा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, और ये बच्चे ने बता दिया मेरे को 2,90,000। अरे प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट बताया क्या आपने? प्रॉफिट एज पर बैलेंस में ऐड होता है बेटा, वो पॉइंट देखिए। ऐड होता है सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो भी कौन सा है? मेड वाला है। बोले हाँ सर। सर प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या इस क्वेश्चन में? देख लेते हैं बेटा फटाफट से। ये रहा देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दे रखा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। बोला हाँ सर दे रखा है बिल्कुल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन और प्रोविजन फॉर टैक्स बोला बिल्कुल दे रखा है। बिगिनिंग में कितना? 40,000। एंडिंग में कितना? 50,000। और क्या हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? बोले हाँ सर दे रखी है। इनकम टैक्स ₹45,000 वॉज प्रोवाइडेड। ये तीन इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड है बेटा? वो सारी की सारी इस प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड है। एक ये ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। बोले हाँ सर। तो अब आप क्या करेंगे? अब मैं क्या करूंगा वो देखिए। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाऊंगा। आपको मैंने बता रखा है सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर कैसे बनता है। प्रोविजन फॉर टैक्स के लेजर के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। बोले यस सर। तो जो बाय बैलेंस बीडी जो लिखते हैं वो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, और टू बैलेंस सीडी जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। याद है क्या? यस सर। ओपनिंग बैलेंस है बेटा हमारा 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। 40 एंड 50। ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। बोले यस सर। अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा समस्या वाला है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर नीचे ना तो पेड है ना मेड है। ना तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर या तो आपने बोला था कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ आएगा, या फिर लिखा आएगा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर तो ना तो टैक्स पेड लिखा हुआ है और ना ही टैक्स मेड लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ टैक्स प्रोवाइडेड ₹45,000। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कोई बच्चा कि सर ये जो टैक्स है ये कौन सा है? कोई बता सकता है तो बताइए बेटा। मतलब मेरे कहने का सर मेड सर। ये कौन सा है बेटा? मेड। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। ये प्रोवाइडेड का मतलब ही क्या है?
मेड है। जिस बच्चे को पता नहीं है वो अपनी कॉपी में लिख लेना, इस प्रोवाइडेड का मतलब मेड है बेटा, और एग्जाम में बहुत बार प्रोवाइडेड वर्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा बाय पीएनएल, ये प्रोवाइडेड है, और प्रोवाइडेड कितना है वो भी देख लेते हैं। प्रोवाइडेड कितना है बेटा? 45,000। बोले हाँ सर ये आया था ऐसे, ये लिख लिया आपने प्रोविजन फॉर टैक्स के लेजर के अंदर। ये मेड है बेटा, और मैंने बोला था कि अगर एक चीज ये दे रखी होगी तो क्या करना है, 40 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 85,000। दोनों साइड की टोटल मैच होती है, इसके इधर भी कितना आना चाहिए, 85,000 ही आना चाहिए, इधर केवल 50 है, कितना कम पड़ रहा है, तो लिखेंगे हम टू बैंक बैलेंस इन फिगर और पेड लिखेंगे, टू बैंक टैक्स पेड है ना बेटा, ये पेड वाला फिगर है जो कि कहां जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, जहां पर लिखा आता है लेस टैक्स पेड, वहां जाता है। तो सर ये 50 प्लस 35 इज इक्वल टू 85। बेटा इस चीज से आपने क्या बैलेंस इन फिगर निकाला, तो ये बैलेंस इन फिगर निकाला है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स वो चाहिए मेड वाला एक बार, और मेड वाला कितना है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा 45,000, मैंने यहां पर लिख लिया बेटा 45,000। सर एक पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट आता है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद में प्रपोज डिविडेंड। बोले यस सर आता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट पड़ता है बेटा, अगर बैलेंस शीट में होता है तो ठीक है, अदरवाइज एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ लेते हैं कि कोई प्रपोज डिविडेंड का कोई पॉइंट हो तो देख लेते हैं बेटा। पहले इंफॉर्मेशन में मशीन से रिलेटेड है बेटा, दूसरी इनकम टैक्स मतलब वही प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड थी। बोले यस सर, तो दूसरी अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड होगी अगर, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड नहीं है बेटा। बोले हाँ सर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि थर्ड इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं, डिबेंचर जो इश्यू हुए वो एट पार पे हुए, वो भी कोई दिक्कत नहीं, बैंक लोन जो हुआ है वो रीपे हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रेफरेंस से जो रिडेम्पशन हुए हैं वो 5% प्रीमियम पे हुए हैं। बोले ठीक है सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे को बता दीजिए बेटा कि प्रपोज डिविडेंड का कोई पॉइंट दिखा गया? अरे प्रपोज डिविडेंड का कोई पॉइंट दिखा गया? कोमल बोल रही है, बाकी कोई बच्चे नहीं बोल रहे हैं, चैट बॉक्स पुराना है, चलिए ठीक है बेटा। तो ये प्रपोज डिविडेंड का कुछ भी पॉइंट नहीं। उसके बाद में आता है एक पॉइंट इंटरिम डिविडेंड, वो भी आपको इसमें नहीं दिखा। बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हो सकता है आपके पास भी क्वेश्चन होगा तो बुक से भी देख रहे होंगे। मतलब प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है और इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है, दोनों मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लिया नहीं है। उसके बाद में एक आता है बेटा ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व या ट्रांसफर टू रिजर्व। बोले यस सर ये तो आता है, तो अगर हो तो देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में जाना है, कहा जाना है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही जाना है, और रिजर्व एंड सरप्लस में जाके क्या करोगे आप, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाके, रिजर्व एंड सरप्लस में जाके आप क्या करोगे, सबसे पहले जहां प्रॉफिट लिखा हुआ था वही देखना है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर देखो ये तो प्रॉफिट था, ये तो हमने ले लिया है, ये तो पॉइंट कर दिया। बोले यस सर। अब बेटा एक जर्नल रिजर्व दे रखा है, ये जर्नल रिजर्व ये हमारे काम का है। बोले अच्छा सर जर्नल रिजर्व कितना था बिगिनिंग में, तो सर 120 था, और एंडिंग में कितना हो गया बेटा, तो सर 150 हो गया है। बताइए कुछ जर्नलिज्म में ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, बताइए मेरे को। हुआ सर। बिगिनिंग में था हुआ सर 30,000 और एंडिंग में है 150,000। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्रांसफर टू रिजर्व में 30,000। सर वो सिक्योरिटी प्रीमियम वो हमारा कोई काम का नहीं है बेटा। तो बताइए 45 प्लस 30 कितना हो गया, तो सर 75,000। और 290 प्लस 75 इज इक्वल टू, बोलिए अरे बोलिए, दिक्कत किसी को? अरे किसी भी बच्चे को इस पॉइंट में दिक्कत हो, इस पॉइंट के केवल अकेले के 1 मार्क्स से ही मान के चलो आप, ये पॉइंट करना आएगा तो आगे चल पाएगी। 290 प्लस 75 इज इक्वल टू 3,65,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं यहां पर लिख रहा हूं 3,65,000। जो पहले मैंने लिखा था वो रॉन्ग था बेटा 290, ये मैंने कैसे निकाला, वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला। बोले ठीक है सर। यहां पर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं हम फटाफट से। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। सबसे पहले आता है बेटा डेप्रिसिएशन वगैरह, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, आता है कि नहीं आता है? बोला आता है सर। तो उसके लिए क्यों नहीं हम सबसे पहले असेट्स का कोई लेजर हो तो बना देते हैं, चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में कोई असेट्स है क्या। बैलेंस शीट में आता है यहाँ पर, ये हमारी बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में चेक करते हैं कि कोई असेट्स है क्या। देखो अगर मैं बोलूं बैलेंस शीट में असेट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो असेट्स दे रखी है बेटा वो दे रखी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स असेट्स के अंदर दे रखी टेंजिबल असेट्स। पहले तो दे रखी है टेंजिबल असेट्स बेटा 6,20,000,
और बाद में दे रखी 8,60,000। अरे असेट्स का लेजर बना देते हैं बेटा, बिगिनिंग में कितनी है 620 है, एंडिंग में कितनी है 860 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ परचेज हुई होगी। और आपको अगर मैंने दिखाया था एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नहीं है बेटा? अरे ये सारी असेट से रिलेटेड पॉइंट है कि नहीं है बेटा? मैंने बोला देखो बैलेंस शीट में या तो देखो दो चीजें होगी, ये जो नेट का मतलब क्या है पता है? कि इसका मतलब आपको बताता हूं मैं। इस नेट का मतलब बेटा, इस नेट का मतलब है कि ये इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है, इसका मतलब ये डब्ल्यू पे दिखा रखी है। और एक मैंने बताया था बेटा कि असेट्स आपको ग्रॉस वैल्यू पे दे रखी होगी, और आपको कौन सा लेजर दे रखा होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दे रखा होगा। हमारा केस नंबर 1 है बेटा, जब हमें रिटन डाउन वैल्यू पे ही दे रखी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई लेजर हमारे पास नहीं है। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, ट्रिक ये बताई थी कि अगर मान लीजिए कि यहां पर एक इंफॉर्मेशन होगी, मतलब असेट्स का लेजर ही बनेगा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अगर लेजर नहीं बनता है, उस सिचुएशन में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो चीजें मिलेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन कितने चीजों की मिलेगी? दो चीजों की। और अगर मान लीजिए आपको दो लेजर मिलते हैं, मतलब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी लेजर आप सेपरेट बनाते हैं और असेट्स का भी लेजर जब सेपरेट बनाएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपको नीचे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हम बैलेंस इन फिगर डेप्रिसिएशन का फिगर निकालते थे। बोले हाँ सर। जिसने क्लास नहीं देखी है वो पिछले क्लास से देखिए बेटा। तो बोले ठीक है सर, अभी हमें क्या करना है? अभी वही करना है बेटा जो हमने और आगे किया है। जैसे हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाया है, वैसे ही मेरे को एक और लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट है, और उस लेजर का नाम है बेटा फिक्स असेट्स। अरे मैं किसका लेजर बना रहा हूं बेटा? फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में सीखने का आपके पास चांसेस रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कोई इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हो जाता है बहुत अच्छी बात है। देखिए बात करता है फिक्स असेट्स के बैलेंस की। पहले तो सबसे पहले दे रखा ओपनिंग बैलेंस 620 एंड बाद में क्लोजिंग बैलेंस है 860। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे 620 ओपनिंग बैलेंस, 620 तो क्या है बेटा? ओपनिंग बैलेंस। और 8 लाख एंड, अरे बोलिए बेटा 620 तो बिगिनिंग में बैलेंस था क्या? 8,60,000 क्या था? क्लोजिंग में बैलेंस था। 620 एंड 860 मैंने यहां पर लिख लिया, देखिए 620 एंड 860 ये ओपनिंग बैलेंस है। इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा टू बैलेंस बीडी। बोले हाँ सर ये तो आप करते थे, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है असेट्स का, इसलिए। और क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं यहां पर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। बोले यस सर। तो यहां तक तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि बाई चांस मेरे को इसका लेजर पूरा प्रिपेयर करना है बेटा, तो देखो ऐसे तो अब सीधा प्रिपेयर तो कैसे होता है कि सही का डिफरेंस कम है तो सीधा टू बैंक, लेकिन वो तब होता है बेटा जब हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है। मैं आपको सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे लेके चलता हूं। पॉइंट को पढ़ना बेटा और समझते रहना कि क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000। सुनना वापस है, इस ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, एक मशीनरी की जिसकी कॉस्ट थी 60,000। एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? 60,000। इसका मतलब क्या होता है सर? अरे इस कॉस्ट का मतलब ये आपने परचेज प्राइस दे रखी है, इसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं बताया गया है। एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 60,000 और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था 20,000। मतलब इस मशीन की कॉस्ट तो थी 60,000 और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20,000 का चार्ज हो गया था। तो इसका मतलब उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी बची होगी? सर उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी बची होगी वो आप बता दीजिए, वो मैं बता रहा हूं यहीं पर। देखो थोड़ा वहां पर कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखो 60,000 की जिसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी थी? 60। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना लग चुका है सर? 20 का। तो बताइए अब उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी बची? अरे बची कि नहीं बची? 40,000 बोलिए। मतलब उसके ऊपर यस सर। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 20 लग चुका है। और जो हमने सोल्ड किए, विच वाज सोल्ड एट सॉरी डेप्रिसिएशन 20,000 was sold at 50% of its book value। क्या बता रहा है बेटा? During the year a piece of machinery costing 60,000 which depreciation charge was rupees 20,000 was sold at 50% of its book value। इसका मतलब समझे क्या आप? अरे इसका मतलब समझे क्या क्या हुआ? जो यहां बता सकते हैं कि मशीन कितने में सोल्ड हो रही है? कोई बच्चा बता सकता है क्या? देखो 60 की मशीन थी 30,000। और कोई बच्चा? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? 30,000 कैसा है जो? ये है क्या? चलो ठीक है।
देखिए बेटा, ये कह रहा है कि जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना लग चुका है, 20,000। बोले हाँ सर। और जिसको हमने सोल्ड किया 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। देखो बुक में कितनी वैल्यू दे रखी है, पहले तो मैं उसकी बुक की दिखा देता हूँ आपको, बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर मतलब जो ये असेट्स दे रखी है ये वाली, तो वो की वही नीचे असेट्स दे रखी है बेटा, ये इनकी कॉस्ट है। ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 विच डेप्रिसिएशन चार्ज ₹20,000 was sold at 50% ऑफ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू बच्चे बता रहे हैं सर 60,000 है। बुक वैल्यू कितनी बता रहे हैं? 60,000। अरे बुक वैल्यू 60,000। 60,000 है क्या? कॉस्ट कहाँ 20,000 है बेटा? मशीन की कॉस्ट जो बताई है वो बताइए, मशीन की कॉस्ट 60,000। मशीन की कॉस्ट कितनी बताइए? की कॉस्ट 60,000 है, उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? पहले मैं समझा तो एक बार, उसके बाद में आप बोलना, क्योंकि जो बच्चे आंसर दे रहे हैं मैं जानना चाहता था कि ऐसे पॉइंट आएंगे तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप जो आंसर दे रहे हैं बेटा वो गलत दे रहे हैं। बोले क्यों सर? उसका रीजन सुनिए बेटा। इस बार ये क्वेश्चन है, इस बार जो ये बैलेंस शीट के अंदर, इस बैलेंस शीट के अंदर जो ये असेट्स दे रखी है बेटा, ये कॉस्ट पे दे रखी है या WDV पे दे रखी है, ये बताइए मेरे को पहले तो। मतलब इसमें से ऑलरेडी डेप्रेशन लेस हो चुका है, नेट का मतलब ही ये होता है बेटा कि इसमें से ऑलरेडी क्या लेस हो चुका है, डेप्रेशन लेस हो रखा है। मतलब बुक के अंदर वो वैल्यू दिखाई जा रही है बेटा, बुक के अंदर वो वैल्यू दिखाई जा रही है जो डेप्रेशन के लेस होने के बाद की है। कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा इस एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी होगी पता है क्या? मैं आपको बता रहा हूं। इस बुक की क्या नाम है अपना, इस एसेट्स की जो 60,000 की कॉस्ट है, इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी वो मैं बता रहा हूं बेटा। ये जो असेट 60,000 की थी, ये तो इसकी कॉस्ट है। इसमें से डेप्रेशन लेस करने के बाद में ये जो WDV बची है, इसी पे ये बुक्स में सो रही होगी। अरे बेटा यही तो इसकी बुक में इसकी बुक वैल्यू होगी, क्योंकि हमारी बुक के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं? कॉस्ट दिखा रहे हैं कि WDV दिखा रहे हैं? सर हमारी बुक के अंदर तो हम WDV दिखा रहे हैं, तो बेटा इसकी भी बुक वैल्यू क्या होगी? 40,000 होगी यार। अरे बेटा पहले वापस एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो वापस सुन लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं कि इसकी बुक वैल्यू जो है वो 60,000 है, उसका 50% 30,000 गलत हो जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, अगर मैं इसकी बुक वैल्यू बोलूं कि 60,000 है, तो क्या आप बुक में कॉस्ट पे दिखा रहे क्या? अरे क्या आप बुक के अंदर जो असेट्स दिखा रहे हैं वो कॉस्ट पे दिखा रहे क्या? बोले नहीं दिखा रहे नो सर। सर। दिखा रहे हैं, इसका मतलब हम दिखा रहे हैं WDV पे। तो आपकी बुक में जो वैल्यू होनी चाहिए वो तो WDV के बराबर होनी चाहिए। आपकी असेट्स थी वो 60 की थी, कॉस्ट की थी, उससे हमें मतलब नहीं है। उसमें से ऑलरेडी डेप्रेशन लेस हुआ होगा 20,000 का, उसके बाद में वैल्यू बची होगी 40,000, वही आपकी बुक में दिख रही होगी बेटा। वही वैल्यू जो 40,000 है वही आपकी कहां दिख रही होगी? बुक के अंदर दिख रही होगी। और उस बुक वैल्यू का 50%, मतलब 40,000 जो वैल्यू की जो मशीन थी, जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, और वो आपको कितने में सेल करनी पड़ रही है? 50% पे सेल करनी पड़ रही है। मतलब 40,000 की जो असेट्स होगी वो 50% का मतलब 20,000 में सेल होगी। और अगर 20,000 में सेल होती है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब हमें 20,000 का लॉस हो रहा है। अरे आई बात समझ में क्या? वापस से कुछ पूछना आपको? अगर आप बोले तो मैं इसको यहां नहीं समझाता हूं, किसी और स्लाइड पे समझा देता हूं। अगर आप बोले तो देखो इसी बात हो, मान लीजिए अगर आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो और समझते हैं। इसी कलर को रखता हूं। ये है मशीनरी हमारे ओपनिंग, मतलब 2020 और 2021। 20 की तो है बेटा 620 और 21 की है 8,60,000। बोले यस सर। ये नेट है बेटा, नेट का मतलब होता है कि इसमें डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है। डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है? लेस हो चुका है। बोले ठीक है सर, ऑलरेडी लेस हो चुका है। अब बेटा बताइए कि एक मशीन की जो कॉस्ट है वो 60 थी, वो कितनी थी? 60। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है बेटा 20 का। तो डेप्रिसिएशन लग चुका है 20 का, तो अब उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू वो कितनी बची होगी? सर 40 बची होगी। आपको खाली मैं एक यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो आप ये तीन फिगर आप सामने लीजिए, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर बैलेंस शीट में इस असेट्स को दिखाया होगा, तो इस असेट्स की बात करो जिसको हमने सेल किया, ये असेट्स जो सेल हो रही है, इस असेट्स की बात करूं तो इस असेट्स में से आपने बैलेंस शीट में ये वैल्यू दिखाई होगी, या ये वैल्यू दिखाई होगी, या ये वैल्यू दिखाई होगी। मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो मशीन की वैल्यू दिखाई होगी वो कौन सी वैल्यू दिखाई होगी? कॉस्ट वाली दिखाई होगी या ये वैल्यू दिखाई होगी? आप बताइए मेरे को। अरे बोलिए बेटा, WDV की वैल्यू दिखाई होगी कि नहीं होगी? बुक्स के अंदर कौन सी वैल्यू दिखाई होगी बेटा?
अरे अभी 40,000 थी बुक्स के अंदर, ये भी सारी डब्ल्यूडीवी है, ये 620 और ये क्या है, डब्ल्यूडीवी है। तो हमने इस असेस को भी किस पे दिखाया होगा, डब्ल्यूडीवी पे दिखाया होगा। बोले दिखाया होगा, बिल्कुल सर। तो ये 40,000 जो दिखाया होगा, लेकिन क्या हम इसको 40,000 में सेल कर रहे हैं क्या, इसको सेल कर रहे हैं बेटा, वो 50% पे कर रहे हैं। तो 50% मतलब 20,000 में सेल हो गया, जिसकी वैल्यू थी 40,000, जिसको हमने 20 में सेल किया है। बताइए लॉस हुआ कि नहीं हुआ बेटा 20,000 का। अरे बताइए बेटा ये चीज आएगी कि नहीं आएगी आपको। अरे ये जो लॉस हुआ बेटा, वो आपको पता चला कि नहीं चला, पहले ये बता दीजिए। अगर 20,000 का समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में समझ आएगी, इसलिए मैं अब इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया है। बेटा यहां लिखना है बेटा बाय बैंक। क्या लिखना है बेटा, बाय बैंक, मतलब हमने असेट्स को सेल किया। और बाय बैंक जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे बोलिए, अरे बाय बैंक कितना लिखेंगे बोलिए। सेल किए, सेल कितने में की बोलो, 20,000 में। पता है अगर लॉस हो तो इस साइड में दिखाना, ये है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये लॉस है। और लॉस भी कितने का हुआ बोलो, 20,000 का। एक चीज मैंने और बताई थी बेटा, यहाँ आएगा बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन जो बाय डेप्रिसिएशन आएगा वो कोई गलती से भी ये डेप्रिसिएशन मत ले लेना यार। अरे ये तो वो डेप्रिसिएशन है जो उस पर्टिकुलर असेट्स की बात के ऊपर हो रही है, जो 60,000 की असेट्स थी उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन लगा था। हमें ओवरऑल डेप्रिसिएशन चाहिए सर, उसके लिए कोई पॉइंट होगा क्या, 100% पॉइंट होगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी पढ़ के, 100% पॉइंट होगा। मैंने बोला कि 2 पॉइंट होंगे। जब सिचुएशन कैसी होती है, जब सिचुएशन, अगर बोला जाए सिचुएशन हमें हमेशा दे रखी होगी, अगर बाई चांस डब्ल्यूटीवी वैल्यू पे दे रखी होगी तो नीचे पॉइंट 2 रहोगे। देखो ये तो उसका पॉइंट था जो हमने मशीन सेल की, 60 की कॉस्ट थी, जिसके ऊपर डेप्रेशन 20 का, और जिसे हमने सोल्ड किया 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये तो यहां तक तो समझा दिया, ये पहला पॉइंट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ मैंने लाइन खींच ली है, वो हटा देता हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, सॉरी, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स रुपीज 60,000। मतलब ये डेप्रिसिएशन जो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, वो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो सर 60,000 आएगा क्या, 100% 60,000 आएगा, वो मैं यहां लिख रहा हूं। ये डेप्रिसिएशन आ गया बेटा 60,000। अरे अब कोई दिक्कत है क्या, ये असेट्स का लेजर कंप्लीट हो गया है। 860 प्लस 60 बोलिए कितना हो गया, 920। 920 प्लस 20, इधर की भी टोटल कितनी आ जाएगी, तो 9,60,000 आ जाएगी। 960 माइनस 620 इज इक्वल टू 2 बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज, 2 बैंक बैलेंस इन फिगर परचेज आएगा बोलिए, बैलेंस इन फिगर परचेज आ गया। सर हमें जो चाहिए था वो क्या चाहिए था, हमें जो चाहिए था वो मैं बता रहा हूं। हमें जो चाहिए था वो चाहिए था, सबसे पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट्स। अरे चाहिए था क्या, बोले हाँ सर। तो ये निकाल दिया बेटा, यहाँ पर आ भी गया 60,000 से, ये वाला डेप्रिसिएशन लेना है। बोले ओके सर। तो यहाँ पर मैं कितना लूं, यहाँ पर लूंगा 60,000 और फिगर किस में आएगा, प्लस में आएगा। बोले हाँ सर, बताया था आपने। फिर मैंने बताया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स है क्या, नहीं है। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स है क्या बेटा, और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स यस सर, 20,000। दोनों पॉइंट हो गया बेटा। 20,000 सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स नहीं था, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स था, वो ले लिया मैंने। उसके बाद में मैंने 2 पॉइंट और बताए थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोले यस सर। सबसे पहले मैं चेक करता हूं बेटा कि हमारी बुक्स के अंदर पहले तो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। मैंने यहाँ पर देखा था कहीं पे इन्वेस्टमेंट था, इसलिए मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ क्या है उसके लिए, कोई सेल हुए कि नहीं हुए। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखना बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। करंट इन्वेस्टमेंट को आप सेल करो कि परचेज करो, इससे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होता है। ना तो कैश का इनफ्लो होता है और ना ही कैश का आउटफ्लो होता है। तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है बेटा, वो कितना था पहले, 120, सॉरी पहले था 80,000, पहले था 80,000 और बाद में है 125,000। तो इसका मतलब अगर इसी को देख के, अगर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ नहीं है, पढ़ लेता हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं है बेटा। ये पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पॉइंट इनकम टैक्स का हो चुका है, थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे और फोर्थ पॉइंट भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बता दीजिए कि क्या इन दोनों में कोई इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या, बोले नहीं दिख रहा है सर। तो इसका लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट होगी क्या, नहीं होगी सर। बिगिनिंग में कितना बेटा, अरे बिगिनिंग में 80,000 अगर नहीं दिख रहा तो और जूम करता हूं मैं। बिगिनिंग में कितना है 80,000 और एंडिंग में कितना बोलो 125। बिगिनिंग में 80 और एंडिंग में 125। आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि परचेज हुआ है कि नहीं हुआ है, परचेज हुआ है कि नहीं हुआ है बेटा, देख के ही पता चल रहा होगा आपको कि सर परचेज हो रहा है। यहाँ पर तो अगर परचेज हो रहा है बेटा, तो आप सोचिए कि इसका मतलब ये हुआ है कि 45,000 का परचेज हुआ इन्वेस्टमेंट का। और अगर परचेज हुआ 45,000 इन्वेस्टमेंट का, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर आप यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे, मैं ये ढूंढ रहा था कि कहीं इन्वेस्टमेंट कोई सेल तो नहीं हुआ।
और अगर सेल हुआ है तो क्या उसके ऊपर कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं हुआ, मैं ये ढूंढ रहा था बेटा। आ रही बात सुनिए क्या? यस सर। मतलब आगे वाले दोनों पॉइंट में ना तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई सेल हुआ है, और अगर सेल नहीं हुआ होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। सर आप ये सारे पॉइंट क्यों बोलते हैं? अरे मैं इसलिए बोलता हूं बेटा कि आपको वो याद रहे सीक्वेंस से। बाकी इसमें है कोई 3 पॉइंट ही हो गए, 4 पॉइंट ही हो गए, सारे पॉइंट नहीं आएंगे। पहला पॉइंट डेप्रिसिएशन का हो गया, दूसरा पॉइंट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गया। बोले हाँ सर, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट पॉइंट आप बताइए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक मैंने पॉइंट बताया था, इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ। बोले हाँ सर बताया तो था, चेक कर देते हैं कि कोई इनटेंजिबल असेट्स है क्या। बिल्कुल है, गुडविल है बेटा। देखिए आप इनटेंजिबल असेट्स के अंदर आपको दिख रहा होगा गुडविल। बोले हाँ सर, ये जो मैं यहां पर जहां पर ये हाईलाइट कर रहा हूं ये गुडविल का पॉइंट है। गुडविल कितनी थी पहले वो भी देख लेते हैं। पहले थी 40 और बाद में कितनी होगी बेटा बताइए? 15। अरे पहले ये क्या हमने परचेज की कि रिटर्न ऑफ की होगी? कितने से हुई है? तो मेरे हिसाब से 25,000 से हुई है। कितने से हुई है बेटा रिटर्न ऑफ? यहां पर मैं लिखूंगा इनटेंजिबल यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। ये भी फिगर प्लस में ही आएगा बेटा। देखो ये भी प्लस में लिखा है, ये भी प्लस में लिखा है, ये भी प्लस में लिखा है। बोले हाँ सर। गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद में मैंने एक पॉइंट बताया होगा बेटा, वो बताया होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इंक्रीज या डिक्रीज। लेकिन मैंने पूरी बैलेंस शीट चेक की 2 बार 3 बार 4 बार चेक कर दी, लेकिन कई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का पॉइंट नहीं था। और आपको देखनी है तो और देख लीजिए, मेरे हिसाब से कोई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है ही नहीं है। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन जरूर था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा था। ये नोट्स का नंबर भी बता देता हूँ। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर केवल और केवल क्या दे रखा है बेटा? तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। बोला हाँ सर, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी नहीं है। सर उसके बाद में कौन से पॉइंट आते हैं? उसके बाद में कौन सा आते हैं बताएंगे क्या? एक पॉइंट आता था इंटरेस्ट पेड। अरे याद है क्या कुछ? एक पॉइंट आता था इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव तभी आएगा बेटा जब हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो। अरे ये इंटरेस्ट रिसीव किसके ऊपर होता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। लेकिन आपकी बुक में इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की क्या नहीं है? रेट नहीं है बेटा। और मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट ही नहीं होगी तो हमें क्या लेना देना है कि कितने % इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे यहाँ पर रेट नहीं होने की वजह से यहाँ पर कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा। तो ये इंटरेस्ट रिसीव का पॉइंट तो मैं हटा रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्ट पेड का पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। इसकी भी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो इस बैलेंस शीट में आता हूँ बेटा, इस बैलेंस शीट के अंदर बोरोइंग चेक करते हैं। बोरोइंग का मतलब होता है ये वाली नॉन करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है और करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है बताइए? अरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है? 8% डिबेंचर। मतलब क्या डिबेंचर होल्डर को 8% इंटरेस्ट देना कि नहीं देना? बोले देना सर। बिगिनिंग में कितने थे? 150। एंडिंग में कितने थे? 260। और मैंने बोला है कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो पढ़ना है और नहीं हो तो सीधा 8% देना है। और सीधा 8% देना भी है तो किसके ऊपर देना है ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि सर आपने बोल तो दिया कि 8% देना है, लेकिन किस पे देना? तो बिगिनिंग पे देना, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन यहां पर मैं इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको। मतलब मेरे कहने का मतलब ये बिगिनिंग में थे 150 डिबेंचर और बाद में कम ज्यादा हुए, मतलब डिबेंचर और इश्यू हुए। बोले यस सर, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। पहले जो डिबेंचर थे वो 150 थे और बाद में जो डिबेंचर हुए वो 260 हुए। मतलब ये मान के चले हम अगर कि 1 अप्रैल 2020 को जो हमारे पास डिबेंचर है वो तो 260 के, और 31 मार्च 2021 को है वो है, सॉरी गलत लिख लिया है, उल्टा लिख लिया है। 2020 को 1 अप्रैल 2020 को जो है वो तो 150 है और 31 मार्च 2021 को जो है वो 260 है। बोले हाँ सर ये तो हमें दिख रहा है। बेटा मेरा पॉइंट ये नहीं है। जनरली क्या होता है बेटा कि मैं ये मान के चलता हूं कि मैं इस बिगिनिंग के ऊपर दे दूंगा 1,50,000 का कितने %? 8%। बोले हाँ सर आपने बताया था। इससे कितना आ जाएगा बेटा? 12,000। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में जो एडिशनल इश्यू हो रहे हैं बेटा, कितने के एडिशनल इश्यू हो रहे हैं? 150 से हो गया सीधा 260। मतलब कितना हो गया बेटा? 1,10,000। मैं ये मान के चलता हूं कि जो ये 1,10,000 के जो एडिशनल इश्यू हुए हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि ये साल के एंड में इश्यू हुए होंगे। और अगर साल के एंड में इश्यू हुए होंगे तो एक दिन का कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, ये मैं मान के चलता हूं। लेकिन ये मेरे मानने से नहीं चलेगा बेटा, नीचे इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी कि डिबेंचर जो एडिशनल डिबेंचर जो इश्यू हुए वो कब हुए हैं, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर थोड़े बहुत भी इंटरेस्ट देना पड़ा तो मैं दूंगा इसके ऊपर। मान लीजिए ये पहले इश्यू हुए होंगे तो हमें क्या पता, 31 मार्च से पहले हुए होंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ बेटा कि एडिशनल डिबेंचर वर इश्यू एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2020। अरे बताइए बेटा कि एडिशनल डिबेंचर क्या इश्यू 31 मार्च को हुए कि 1 अक्टूबर को हुए?
ये 1 अप्रैल 2020 और ये जो डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? 1 अक्टूबर 2020। तो बेटा 1 अक्टूबर 2020 को जब आप डिबेंचर इश्यू करोगे और फिर 31 मार्च को अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, ये 20 है और ये 21 है, तो बताइए 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने होते हैं? अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ होता है बेटा। 6 मंथ बोला सर। हाँ सर होता है। तो 6 मंथ अगर होता है बेटा, तो बताइए हमें 1,10,000 के ऊपर 150 से 260 में तो कोई डाउट नहीं है बेटा। ये 1,10,000 के एडिशनल डिबेंचर इशू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्या? नो सर। 1,10,000 के जो एडिशनल डिबेंचर इशू है बेटा, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? कितने परसेंट? वही 8%। लेकिन यहाँ पर 12 महीनों का नहीं बेटा, यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। बोले कैसे आया 6 मंथ सर? अरे जो एडिशनल डिबेंचर इश्यू कर रहे हो वो 1 अक्टूबर को कर रहे हो, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं बेटा? 6 मंथ होते हैं। तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा वो देख लीजिए। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 0 से 2 0। 1100 को मल्टीपल किससे करना है बेटा? 4 से। तो मेरे हिसाब से 40। इन दोनों की टोटल जो होगी वो हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर होगा बेटा। तो बताइए इन दोनों की टोटल कितनी हो रही है? ये बेटा 12,000 तो अकेला एक यही है बेटा, और 12,000 प्लस 4,400 इज इक्वल टू 16,000 बेटा। ये 12,000 अलग है और ये है 44 अलग। का मतलब ये जो 12 मंथ का इंटरेस्ट था वो 150 पे था। अगर एडिशनल डिबेंचर एंड में इश्यू हुए होते तो ये 12,000 ही लिख लेता, लेकिन एडिशनल डिबेंचर तो बीच में इश्यू है, तो 6 मंथ का मैंने इसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो आया 4,400। ये मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, अगर आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे ना तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये साथ साथ में या फिर जब भी आप वीडियो देखे तब तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर या फिर 8% डिबेंचर। तो वो कितना आएगा बेटा? 16,000। लेकिन एक और बोरोइंग है, वो भी चेक करते हैं। देखो ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हुआ 8%, और एक देर का बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग और 8% बैंक लोन भी है। बोले हाँ सर ये तो है। तो सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग और 8% जो बैंक लोन है वो कितना है, वो भी चेक करते हैं बेटा। जो बेटा बैंक लोन है वो बिगिनिंग में कितना था वो देखते हैं। ये बैंक लोन का पॉइंट है। ये बैंक लोन बिगिनिंग में तो था 50,000 और एंडिंग में है 40,000। ये देखो पहली बात तो वापस डिबेंचर पे आ रहा हूं। ये जो इश्यू हुए थे बेटा ये 110 का, ये हमारा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वैसा के वैसा लोन भी है। लोन बिगिनिंग में कितना था? 50। बिगिनिंग में कितना है? 50। और बिगिनिंग में 50 है और एंडिंग में अगर 40 है तो इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है बेटा। वो जो 10,000 का जो रीपेमेंट हो रहा है, मतलब ये जो 50 से अगर 40 हुआ है तो इसका मतलब 10,000 का रीपेमेंट हुआ होगा। वो जो 10,000 का रीपेमेंट होगा दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोले यस सर, लेकिन एक पार्ट बता दीजिए बेटा। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये 10,000 का रीपे हो कि नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप पहले ये बता दीजिए कि बैंक लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे ये 8% बैंक लोन का मतलब 8% से हमने इंटरेस्ट में ले रखा है। अरे इसके ऊपर लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताइए? वाले को सारे को हटा रहा हूं बेटा, और इसके बाद में अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं बैंक लोन की। अगर जिसने इस चीज को नहीं समझा था, इंटरेस्ट वाले डिबेंचर को नहीं समझा था, वो यहाँ पर एक और मौका मिल रहा है बेटा। और यहीं पे इसलिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बार बार मेरे को आगे पीछे स्लाइड करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपके सामने ही स्क्रीन पे बता रहा हूँ। आ रही बात समझ में? क्या मैं क्या करना चाहता हूं कि ये जो 50,000 बिगिनिंग में था और एंडिंग में 40,000 था, और इसका मैं जो ट्रीटमेंट है वो आपको इसी स्लाइड पे समझा दूंगा। बोले यस सर। अब देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक लोन 2020 में कितना, या 1 अप्रैल पूरा लिख ले तो 1 अप्रैल 20 को कितना, तो 50,000। यस सर। 31 मार्च 2021 को कितना, ये समझ के चले जाना। भले आप भले आगे वाली क्लास नहीं देखोगे तो भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्लास शुरू होगी मेरे को ही पता है, लेकिन इसको जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इंटरेस्ट वाला समझ में नहीं आया तो देखो दिक्कत आएगी बाद में। अगर मैं बोलूं कि यहां बिगिनिंग में था 50 और एंडिंग में है 40, यस सर, बिगिनिंग में 50 है और एंडिंग में अगर 40 है, तो आप खुद सोचिए कि हमने कुछ ना कुछ रीपेमेंट किया है। हाँ सर, रीपेमेंट तो किया है। अब रीपेमेंट हमने बोला है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें यह मानना है कि हमने एंड में किया होगा, और एंड में किया होगा तो हमें इंटरेस्ट जो पे करना है वो ओपनिंग पे करना है। इस पे इंटरेस्ट पे करता हूँ नहीं करता हूं मैं हमेशा? अरे ओपनिंग पे करता हूँ नहीं करता हूं? बोले यस सर करते तो है आप लोग। तो अगर हम ओपनिंग पे इंटरेस्ट पेड करते हैं बेटा, तो ये इंटरेस्ट पेड मैं करता हूँ 50,000 का, वही 8%, और वो आता है 4,000। लेकिन ये गलत हो सकता है मेरा 4,000। क्यों सर? अरे बेटा मैंने 10,000 तो पेमेंट कर दिया है, तो क्या पता बीच में कर दिया होगा। अगर पेमेंट तो इंटरेस्ट तो कम पे करना पड़ेगा, फिर 50 पे थोड़ी कम पे करेंगे,
फिर तो 40 पे करना चाहिए। बोले हाँ सर बात तो सही है आपकी, चेक करवाता हूँ इंटरेस्ट सॉरी बैंक लोन कब रीपेमेंट हुआ। एक पॉइंट में यहां पढ़ रहा हूं कि बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट। अरे सेम डेट का मतलब समझे क्या, कि बैंक लोन भी 1 अक्टूबर 2020 को ही रीपे हुआ है। अच्छा अच्छा सर यू है क्या। अब आप सोचिए कि बैंक लोन आपने 1 अक्टूबर 2020 को रीपे किया 10,000 से। एक बात पूछता हूं बेटा कि जब आपने 10,000 रीपे कर दिया होगा तो क्या वो बैंक वाला आपसे 50,000 मांगता होगा क्या। आप जो इसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं बेटा, ये वाला जो इंटरेस्ट है ये 4,000, ये कैसे निकाल रहे हैं पता है कि मैं आपको बताता हूं। ये निकाल रहे आप, ये 12 मंथ का निकाल रहे हैं, तभी तो 4,000 आ रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जब आप 1 अक्टूबर 2020 को 10,000 पे कर दोगे तो क्या ये 4,000 सही है क्या, बोलिए। तो ये 12 मंथ का देना सही है क्या। अरे बेटा अगर आप 50,000 का 8% अगर 12 मंथ का दे दोगे और आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2020 को हमने 10,000 का तो रीपेमेंट कर दिया है, तो बेटा वो तो जनरल सी बात है, वो तो कम मांगेगा बेटा। तो सर कैसे करना है इसको आप सीख लेना, दो तरीके से मैं बताऊंगा, दोनों में से जो आपको पसंद है वो सीख लेना। बोले बताइए सर। देखो पहला तरीका तो ये बेटा कि आपने 50,000 लिया ओपनिंग पे और 8% पे कर दिया 12 मंथ का 4,000, जो कि हमने 12 मंथ का निकाला। बाद में पता चला कि ये 10,000 तो हमने रीपे कर दिया था, तो 10,000 रीपेमेंट कर दिया है तो इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया है, वो तो गलत किया है। अरे उसको वापस से ले लीजिए 8/100 और यहां पर कितने मंथ का, तो 6 मंथ का। बोले ठीक है सर, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 800। ये तो कितना आ जाएगा 800 और 1 जा और 2 जा, 2 और 4, तो मेरे हिसाब से बेटा आ जाएगा 400। 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400। तो हमें क्या करना था बेटा, ये 400 वापस से माइनस कर देना, मतलब मेरे को एक्चुअल में इंटरेस्ट पे करना है, वो कितना करना है 3600 ही पे करना है। बेटा हमने ये 4,000 लिखा है वो पूरे 12 महीने के ऊपर और 12 महीनों का, और वो 50,000 पर लगा दिया जो कि सही नहीं है। 10,000 तो आपने रीपे कर दिया था बीच में। बोले हाँ सर ये तो समझ में आया। सर दूसरा कोई मेथड और दूसरा मेथड देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप को पता है कि मैंने कितने महीनों के लिए, देखो 50,000 पे आप इंटरेस्ट दीजिए मैं भी मानता हूं, 8% दीजिए मैं भी मानता हूं, लेकिन 12 मंथ का मत दीजिए। देखो अप्रैल में वो बंदा कितना मांगेगा, मैं यहां पर थोड़ा निशान कर रहा हूं, अप्रैल में कितना मांगेगा 50,000, मई में भी कितना मांगेगा 50, जून में भी कितना मांगेगा 50, जुलाई में भी कितना मांगेगा 50, अगस्त सितंबर और 1 अक्टूबर को आपने कर दिया पेमेंट। अब बताइए अगर अप्रैल में भी कितना मांगेगा 50 मांगेगा, मई में भी मांगेगा, जून में भी मांगेगा, जुलाई में भी मांगेगा, अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ तक कितना मांगेगा बेटा, वो मेरे से 50,000। तो यहां पर आप क्या करिए बेटा 6/12 कर दीजिए। बोला ओके सर, मतलब वो बंदा जो है मेरे से 6 मंथ तक तो मांगेगा पूरा का पूरा 50,000। बोला हाँ सर, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मैंने जैसे ही 1 अक्टूबर आया उसका पेमेंट कर दिया, कितने का कर दिया, पूरा कर दिया क्या, नहीं सर 10,000 का किया, तो उसके बाद में वो कितना मांगेगा मेरे से 40 मांगेगा। उसके ऊपर भी कितने परसेंट दीजिए बेटा 8%। और कौन कौन से महीने का दीजिए, अक्टूबर का दीजिए, नवंबर का दीजिए, दिसंबर का दीजिए, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। ये मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बताई है, ये 6/12। और इससे हम कैलकुलेशन करते हैं 1/2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 जीरो से 2 जीरो, और 500 इंटू 4 इज इक्वल टू, बोलिए कितना होगा 2,000। बहुत अच्छा, ये तो आ गया 2,000। अब दूसरी कैलकुलेशन 6 1 जा और 2 जा, 2 1 जा और 2 4 जा, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 इंटू 4, तो मतलब मेरे को दोनों मिला के कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बताइए आप, 3,600 रुपीज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अरे ये 3,600 मैंने एक तरीके से बताया है और ये 3,600 एक तरीके से बताया है, आपको कौन सा सही लगा वो आप अपने यहाँ पर फॉलो करेंगे। बताइए इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन कितना आएगा, बताइए बेटा, पेड ऑन बैंक लोन वो आएगा बेटा 3,600। कितना आएगा बेटा 3,600। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। अरे अगर बाई चांस आप नहीं कर पाते हो बेटा तो उसको वीडियो देख के वापस से इसकी कैलकुलेशन मैंने जैसे लिखी है वैसे आप भी अपनी कॉपी में नोट में लिखना कि हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कैसे कैलकुलेट किया। आपकी क्लास का टाइम हो गया होगा बेटा, खत्म करेंगे क्लास यहीं पर। कल पढ़ लेगा बेटा, नहीं होगा तो उसको आगे। यहां तक मैंने करवा दिया है, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना कि सर मेरे को समझ नहीं आया, पहले वीडियो देख लेना उसके बाद में मेरे को फोन करके पूछ लेना। और मेरा भी क्या है, क्लास वाले वेट कर रहे होंगे 11th क्लास वाले। चलिए मैं खत्म करूं बेटा क्लास। यस सर। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। अरे प्रैक्टिस ज्यादा करना बेटा, थैंक यू बेटा।
गुड डे बेटा। थैंक यू बेटा। उर्मिला।